हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे 7th अगस्त। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया हर चाइल्ड को अधिकार है कि वो अपनी मदर का सरनेम यूज करे या वो अपने फादर का सरनेम यूज करे। उसकी विश है वो किसका सरनेम यूज करना चाहता है। तो भी आपको लगेगा कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं। तो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्डर हो जाता है। कभी भी इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या समझते हैं वुमेन्स के राइट्स को लेके, ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ना ये जो रूलिंग्स आती हैं ना, तो इनको एज अ फॉर्डर लिख लीजिए करिए। ये कहीं भी कभी भी काम आ सकती है। इसको आप बोल्ड में करके लिख सकते हैं। तो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है चेक करने वाले पे कि हाँ, ही इज़ अवेयर और ही और शी इज़ अवेयर कि क्या-क्या नई-नई रूलिंग्स आ रही हैं। उसके बाद एक पेज वन पे था जिसमें सुप्रीम कोर्ट, देखिए इसको ना इंडिविजुअली मत देखिएगा। ये हमने 31 जुलाई को देखा था जब वो झारखंड के जो जज की मर्डर किया गया था। तो ये ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर फॉर्डर पॉइंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ऑन मर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। या डिस्ट्रिक्ट जज एक पर्टिकुलर की बात नहीं है, ऑन डेंजर जो लाइफ पे होते हैं जजेस की, उसको लेके। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्डर हो जाते हैं। तो आप 31 जुलाई का पहले बहुत ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद आप ये जो नीचे हम लिख रहे हैं वो लिखना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल एजेंसीज को कि जैसे सीबीआई हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, स्टेट पुलिस फोर्सेस हो गई, ये बेसिकली ना क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कंप्लेंट्स ऑन द जजेस। कि अगर कोई जजेस इनको कंप्लेन करता है कि मुझे अब्यूजिव जज मैसेजेस आ रहे हैं या थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उसको इतनी सीरियसली नहीं लिया जाता। तो कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली उन ट्रायल जजेस को जो डायरेक्टली क्रिमिनल से फेस करते हैं, डायरेक्टली क्रिमिनल केसेस, क्योंकि सबसे पहले मोड ऑफ कहाँ आता है, ट्रायल जजेस के ऊपर आता है। तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल फोर्स जरूर बनाई जाए। उसके बाद एक पेज वन पे आपने देखा होगा इंडिया चाइना का डिसएंगेजमेंट के बारे में। वो हम ऑलरेडी फरवरी में भी देखा था। हर बार इसको लेटेस्ट अपडेट्स करने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, बट हमारे पेपर के लिए इतना डेली डेली इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई नए स्टूडेंट्स आए हैं तो प्लीज़ वो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लेक्चर्स बता देंगे कि कौन कौन से लेक्चर्स हैं जिसमें आपका इंडिया चाइना का सारे लेक्चर्स हम कवर कर देंगे। यहाँ मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक टेंडेंसी होती है बच्चों की कि यार मैं दोबारा जाके पढूँ। अननेसेसरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा लंबा लेक्चर है आज, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो वैसे लेक्चर्स ना पढ़ें जो ऑलरेडी सुन चुके हैं। जिनको जाननी है डेट्स, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। उस वक्त पेज वन और एट पे भी था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, इंडिया के ग्रेट हॉकी प्लेयर थे। इनके बर्थडे के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। अब देखिए, अब बीजेपी भक्त, कांग्रेस भक्त, अब कई भक्त लड़ेंगे आपस में। अगर कुछ ठोस आया, बेसिकली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक ये नाम नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, बट ये कहाँ तक ठीक है, चीज़ों के नाम, अवार्ड्स के नाम, शहरों के नाम चेंज करना किस हद तक सही कहेंगे, किस हद तक नहीं। कुछ ऐसा आर्टिकल आएगा तो विल गो इनटू इट, मगर अगर कोई पॉलिटिक्स चली बेफालतू की, वो हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर एक पेज टू पे था, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्डर है। आपने देखा होगा कि आजकल कहते हैं ना कि देशभक्ति जगानी ज़रूरी है हमारे नए यूथ्स में, स्टूडेंट्स में, बच्चों में। जो आज की नई जनरेशन है उनके अंदर देशभक्ति है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा एक दिल्ली का स्टेप है। तो आप ये एज एन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देशभक्ति करिकुलम लेके आए हैं ये लोग। तो इसमें बेसिकली डेवलप करेंगे डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। अपनी कंट्री से जुड़ाव होना, कॉन्शियस अवेयरनेस होना चाहिए, अपनी रोल्स की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आता है मेंस में, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर भी आता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, हम मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स तो हमारा अधिकार है, हमें मिलता ही मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हम बाउंड नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए, जैसे स्टेट बाउंड नहीं है। तो बट हम ये लिख सकते हैं कि देखिए आप ऐसे देशभक्ति करिकुलम लेके आ सकते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो ये फॉर्डर पॉइंट्स हैं, इनको ऐड करते रहा करिए। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपके स्कोरिंग में बड़ा इफेक्ट डालती है। उसके बाद एक एडिटोरियल था, वो सारा का सारा जो के एन केस उसका दे रखा है। उसमें जो नए बच्चे आए हैं, अगर कल उन्होंने सुना तो बता देता हूँ कि एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन, द हेग, आईसीजे, आईसीसी, पीसीए देखना। तो ये 27 जनवरी के एनालिसिस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम सारा कवर हो जाएगा इसमें। के एन केस क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है, वो 9 जुलाई में हमने देखा था। बिल इंट्रोड्यूस जो हुआ है टू नलीफाई रेट्रो लॉ, वो कल हमने देख लिया था। उस पर एक एडिटोरियल पे था स्कूल्स रीओपन के बारे में, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी तक। जब तक आपका मेंस आएगा बहुत कुछ हो जाएगा, कब तक खुलने के बाद दोबारा बंद करना पड़ जाए, थर्ड वेव आ जाए, फोर्थ आ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। बट कुछ भी हो सकता है, तो हम तब देखेंगे कभी कुछ ऐसा कुछ कंसोलिडेटेड आएगा तो।
एक एडिटोरियल पे था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। पहले ये देखिए ये ना इट इट विल एक्ट एज़ अ फॉडर। अभी मैं बताता हूँ, पहले ये सुन लीजिए ये क्या है। देखिए उन्होंने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना और उसकी जो नई टेक्नीक्स हैं, जो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस विद दीज़ आइटम्स मतलब या विद दीज़ टेक्नोलॉजीज़ एक ग्लोबली इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, किसी के लिए भी सक्सेस पाने के लिए। चाहे हम बैंकिंग की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे रिटेल की बात करें। डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि कोई भी कंट्री इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करनी है, तो उसको डिजिटल रेवोल्यूशन को तो अपनाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ओइंग टू इंक्रीज़्ड एक तो स्मार्टफ़ोन्स आने की वज़ह से और इंटरनेट इतना ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो गया और बहुत सस्ते में इंटरनेट अवेलेबल हो रहा है और सबसे बड़ी बात है ट्रस्टेड डिजिटल पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आ चुके हैं। अमेज़न पे है, पेटीएम पे है, भारत पे, पता नहीं कितने डिजिटल पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं और वो ट्रस्टेड हैं। तो इस वज़ह से क्या है कि हमें पता चलता है कि ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ई-कॉमर्स जो है पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ भी हेल्प करेगा साउथ एशिया में कराने में। और उसके बाद क्या है कि एक न्यू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी इसकी वज़ह से और एक लार्जर मार्केट का एक्सेस मिलता है। आज आप सपोज़ करिए दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली से आपको पूरे हिंदुस्तान का एक्सेस मिल गया अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हो तो। कहाँ जब आपके लोकल लोग आया करते थे आपसे खरीदारी करने, अब आप पूरे हिंदुस्तान में बेच सकते हो, ठीक है? और पेमेंट सिस्टम भी बहुत ट्रस्टेड आ चुकी हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इंडिया में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ई-कॉमर्स खाली मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सकता है बाय 2030 और ये वर्थ हो जाएगी $200 बिलियन बाय 2026। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। उसके बाद कहते हैं कि साउथ एशिया ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स करी हैं मतलब बहुत मुकाम हासिल करे इन द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। चाहे हम बात करें डिजिटल बांग्लादेश विज़न 2021 की, चाहे हम बात करें इंडिया की बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की, जिसने एफिशिएंसी लाई वेलफेयर प्रोग्राम्स में, जिसमें हम आप देख रहे हैं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से हम कितना ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं पहुँचा पा रहे हैं एक्चुअल बेनिफिशरीज़ तक। ये नहीं है क्योंकि आपको पता है पहले जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि मैं ₹1 भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचता है। तो अब ये ₹1 का ₹1 तो नहीं हुआ है मगर ₹1 का कम से कम 70-80 पैसे पहुँचना शुरू हो गया है। तो ये फ़र्क लाया है डिजिटल रिवॉल्यूशन। कहते हैं टाइमली, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ ही नहीं और बल्कि एक दवाई की तरह काम करेगी जो हमारे रीजन्स में सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स हैं, उनके लिए भी। और अगर हमें रीप करने हैं, हमें डिविडेंड्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हमें कई चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा जैसे लीगल, रेगुलेटरी और पॉलिसी गैप्स, अगर हमें बूस्ट करना है डिजिटल स्किल्स। और एक तगड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें तैयार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे फाइनेंसिंग गैप हैं। और क्योंकि इंडिया कहते हैं अगर इंडिया का एग्जांपल लो तो इंडिया को ही सिर्फ़ और सिर्फ़ $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर हमें टॉप 5 डिजिटल इकोनॉमी में आना है और इसके लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेवरेज करना पड़ेगा ताकि रीजन्स में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो सके। और हमें थोड़ी-सी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा जैसे रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स हैं। क्योंकि हमको पता है ई-कॉमर्स रेगुलेशंस जो हिंदुस्तान की बात कर लो या साउथ एशिया में बात करो, ई-कॉमर्स रेगुलेशंस जो हैं बहुत वीक हैं साउथ एशिया में। उस चीज़ को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। वो हमारे जो ग्रोथ है उसको थोड़ा कमज़ोर कर सकती है इसलिए इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कस्टमर प्रोटेक्शन, डिजिटल एक्सेस रेगुलेशंस, मार्केट एक्सेस रेगुलेशंस इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और हमें दूसरा क्या है कि एक डिजिटल लिटरेसी क्योंकि कोई भी डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं हो सकता बिना डिजिटल लिटरेसी के। तो हमें यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी अचीव करनी ही पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट को, बिज़नेसेस को साथ आना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा, ताकि हम डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की डिमांड को मीट कर सकें। देखिए, अब आप इसको सोचें कि इंडिविजुअली इंडिविजुअली आप इसको नहीं कर सकते। ये एक लेक्चर को आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, जो हमने देखा था कि इम्पैक्ट क्या हुआ है ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे डिजिटली इतना हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है कि कैसे हम एजुकेशन अचीव कर सकते हैं, हम सोचें अगर डिजिटली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया था एजुकेशन के ऊपर।
उसके बाद एक डिजिटल डिवाइड हमने देखा था 24 जून को कि वेन मेन और वुमेन में कितना फ़र्क है। ये इसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और जो तीसरा है, वो तो हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन अचीविंग यूनिवर्सल और हेल्थ कवरेज। ये हमने आई थिंक मैं आपको ये डेट जो है कमेंट सेक्शन में बता दूँगा कि हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आई एम सॉरी मैं डेट पुट करना भूल गया हूँ। आई विल पिंग इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो याद रखिएगा ये 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको इन सब के साथ कनेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद एक सॉरी ये थोड़ा-सा आपको छोटा दिख रहा होगा, ये वाला पेज। चलो मैं बता देता हूँ आपको फिर भी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है सेंटर को कि भैया आप क्लीनली बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आप ट्रिब्यूनल्स कंट्री के अंदर बंद करना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं? क्योंकि आप वैकेंसीज़ ही नहीं फिल कर रहे हैं और इट इज़ बीन पेंडिंग फॉर ईयर्स कि ये वैकेंसीज़ पेंडिंग है और पता नहीं आप ट्रिब्यूनल्स को पेंडेंसी को फिल क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप सीधा-सीधा बता दीजिए या तो इसको बंद करिए, अगर नहीं बंद करना है तो इनकी वैकेंसीज़ को पूरा करिए। क्योंकि आपको पता है कि ट्रिब्यूनल्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट्स की जुरिडिक्शन नहीं है उन एरियाज़ पे जहाँ पे ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं, तो इसलिए लिटिगेंट्स जो हैं वो बेचारे कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं जस्टिस के लिए। गवर्नमेंट का जवाब यही था कि भैया अपॉइंटमेंट्स हमने इसलिए रखी हैं क्योंकि बहुत सारी लिटिगेशंस लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ जवाब जवाब दिया है कि जो लिटिगेशन लगी हुई है, वो लगी हुई है फॉर द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स कि कितना टेन्योर उनका होना चाहिए, कितना नहीं। तो भैया आपको उससे क्या मतलब है, आप अपॉइंटमेंट तो करिए और रही टेन्योर की बात वो देख लेंगे बाद में जब फाइनल आउटकम आएगा लिटिगेशन का। कम से कम जब तक आप उनके अपॉइंटमेंट्स तो फिल करिए, उनके वैकेंसीज़ तो फिल करिए, बहुत ईज़िली बोल दिया है। अगर आपके ऊपर वैकेंसीज़ ऑफ जजेस, वैकेंसीज़ ऑफ उस पे आता है तो ये आपका एक क्या नाम है फॉर्डर है। उस वक़्त एक पेज 10 पे आपने देखा होगा अवनींद्रनाथ नाथ टैगोर के बारे में, थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट है, ये इसके नोट्स बना लीजिएगा फॉर प्रीलिम्स। ये फर्स्ट मेजर एक्सपोनेंट थे आर्टिस्टिक इडियम के टू इन्होंने सबसे पहले मॉडर्नाइज़ किया था मुगल और राजपूत स्टाइल को। क्योंकि ये थोड़े से ना जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे वेस्टर्न आर्ट वाले, उसके खिलाफ थे, तो ये थोड़ा-सा देशभक्त वाली बात थी इनमें कि भैया मैं मुगल और राजपूत स्टाइल को थोड़ा मॉडर्नाइज़ करूँ ताकि वो काउंटर कर सके वेस्टर्न मॉडल को। और स्वदेशी थीम्स लेके आए करते थे वो एंड रिवाइवल किया था उन्होंने बेसिकली इंडियन आर्ट का। ही वाज़ अ नेफ्यू, भतीजे थे रविंद्रनाथ टैगोर के। इन हिज़ यूथ जब वो जवान थे, जब ब ब बड़े नहीं हुए थे, बेसिकली उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो यूरोपियन स्टाइल में ही हुई थी। बट उनको उसमें बाद में ना डिसटेस्ट आ गया, उनको मज़ा नहीं आ रहा था यूरोपियन स्टाइल में। उसके बाद उनको ना मुगल मिनिएचर्स ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया उनको आइडियाज़ को। इनकी अगर पॉपुलर पेंटिंग्स की बात की जाए तो भारत माता, माय मदर, द जर्नीज़ एंड, पासिंग ऑफ जहाँजहाँ एक्सेट्रा बहुत सारी हैं बट ये 4 मेन हैं इनकी। और वो ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ ऑयल पेंटिंग या रियलिस्टिक स्टाइल। जो ये वेस्टर्न आर्ट में जो बेसिकली ऑयल पेंटिंग्स वगैरह यूज़ होती थी ना, ये उसके उससे अलग उन्होंने कुछ किया और बेसिकली उन्होंने इंस्पिरेशन ली मिडिवल इंडियन ट्रेडिशन से जो मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी और एंशिएंट आर्ट से जिसमें मुराल पेंटिंग टाइप अजंता केव्स की, उससे इंस्पिरेशन लिया उन्होंने बल्कि नहीं की ऑयल पेंटिंग वगैरह से। ये अच्छा लिखते भी थे तो उनकी कुछ बुक्स हैं, बूढ़ो अंगला, खिरेर पुतुल, राज काहिनी, ये बंगाली चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर है। एक इनकी नोटेबल वर्क है अरेबियन नाइट सीरीज़ और इन्होंने फर्स्ट क्रिएट की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और उसके बाद इन्होंने बनाया बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है प्रीलिम्स में इनके ऊपर कुछ ना कुछ। तो ये इनकी बुक्स भी, इनकी पेंटिंग सब नोट कर लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद एक था इंटरनेशनल पेज पे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स ने इकट्ठे मिलके सोचा है हम काम करेंगे 4 पिलर्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जिसमें क्या-क्या होगा, मैरीन सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा ये चीज़ की है। कुछ इसमें और डीप आएगा तो हम देखेंगे। इंटरनेशनल पेज पे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था, क्या है कि ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन जब थी या ट्रम्प की थी, ये हमें सपोर्ट करते थे परमानेंट सीट के लिए इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में। बट अब क्या है, बिडेन जो है उन्होंने साफ-साफ तो नहीं कहा है बेसिकली, बट उन्होंने बेसिकली कह दिया कि भैया हम एक्सपेंशन नहीं चाहते वीटो पावर्स का जो P5 को दिया हुआ है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस को, वो नहीं चाहते हैं। और यूएस की जो यूएन एम्बेसडर थी, उन्होंने भी कहा, मतलब कहा नहीं, बची वो इस बात को कहने से कि यूएस सपोर्ट करता है इंडिया को या अदर G4 मेंबर्स, क्योंकि बेसिकली इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, इन 4 के नाम आते हैं कि इनको परमानेंट सीट दी जाए। और इनके खिलाफ कौन खड़े हैं? एक यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप है, जो कहता है इन चारों को सीट नहीं मिलनी चाहिए। वो है पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली और अर्जेंटीना का, जो अपोज़ करता है, और चाइना भी बेसिकली अपोज़ करता है इंडिया और जापान को। बट ये 4 ज़्यादा हैं, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली और अर्जेंटीना।
ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक पेज 14 पे था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का दे रखा था। ये मैं ऑलरेडी कई बार लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कौन से लेक्चरिंग के लिए आपको रेफर करने हैं। तो प्लीज़ जो नए आए हैं, अगर उनको पता करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखिए हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादातर तो हर बार 5-6 मिनट का ही होता है, कभी-कभार होता है 15 मिनट का। और न्यूज़पेपर पढ़ने में वैसे भी लोग 1 डेढ़ घंटा देते हैं ना, सारी रिसर्च वगैरह हर चीज़ करने में। तो आप अगर हमारे लेक्चर्स में भी 1 डेढ़ घंटा देंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। पन 5-6 मिनट या 10 मिनट का अगर लेक्चर है वो सुनिए, जो हम लेक्चर रेफ़र कर रहे हैं वो करिए, नोट्स बनाइए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। कर लीजिए, आपको मैं फिर बता रहा हूँ प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगा रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, प्लीज़। और जिसको जानना है एमपीसी, आईबीसी वो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, हम आपको उसी टाइम बता देंगे कौन सी डेट्स है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।